राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे शिक्षण एवं शोध अभियोगिता जो हर एक एग्जाम में आता है, जो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर अन्य प्रतियोगिताएं हो। तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत सारे आते हैं, रीजनिंग से आते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये बहुत प्रश्न जो है बहुत मायने रखते हैं हमें एग्ज़ाम में पास करने के लिए, क्योंकि इसका मार्क्स जो है उसमें ऐड होता है और ये हमारे शिक्षण प्रवृत्ति को निखारता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन। निम्नलिखित पदों को गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पे बता रहा है कि ये जो दिए हुए हैं चार ऑप्शन, उसको आप एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले किसका क्रम आता है। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला है बॉल प्लेयर, बेसबॉल खिलाड़ी, बॉल प्लेयर, बाल खिलाड़ी, फील्डर, FIELDR फील्डर और एथलीट। तो इसमें से हमको करना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि विकल्प इसका सही चुन के बताइए। तो DABC, DBAC, CABD और ACBD। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले एथलीट आएगा। सबसे पहले आपका जो है एथलीट होगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में जो होगा आपका बॉल प्लेयर, एथलीट के बाद होता है बॉल प्लेयर। थर्ड में आपका आएगा बेसबॉल खिलाड़ी, यहाँ पे थर्ड में बेसबॉल खिलाड़ी। और उसके बाद आपका लास्ट में आएगा फील्डर, यानी कि 4 नंबर ये होगा। तो इस क्रम से जो है ये आपका होगा कि सबसे पहले जो है एथलीट, उसके बाद जो है आएगा आपका बॉल प्लेयर, बाल खिलाड़ी, उसके बाद जो है थर्ड नंबर में बेसबॉल खिलाड़ी और फोर्थ नंबर में जो होगा आपका फील्डर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर टर्म कॉमनली यूज टू रेफर टू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी कि संप्रेषण के माध्यम को संदर्भित करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त दूसरा परिभाषिक शब्द कौन सा है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लाने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न कभी कभी हिंदी में भी हो जाता है कि उसका सही कीवर्ड्स पता नहीं चल पाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और एग्जाम में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो इस तरह से दोनों मिल के हम लोग दोनों को अच्छे से देख के हम उसका आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इसमें त्रुटि होती है तो इंग्लिश को ही फर्स्ट ऑप्शन माना जाएगा करेक्ट के लिए। तो इसका पहला क्या है, कैरियर वाहक, ट्रांसपोर्टर परिवाहक, व्हीकल वाहन और चैनल, ये चैनल। तो इसका बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवाहक। क्वेश्चन आंसर नंबर बी परिवाहक। लेकिन NTA ने इसका जो है राइट आंसर क्या माना है, डी ऑप्शन माना है चैनल को। ठीक है, राइट आंसर इसका बी होगा, NTA ने इसे डी माना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, द न्यू मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन हैज़ प्रमोटेड एन आइडियोलॉजी ऑफ लिमिटलेस, और उसके कम्युनिकेशन या फिर कथन 1 है, संप्रेषणा के नए साधनों ने सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा दिया है। स्टेटमेंट 2 में जो दिया गया है, स्टेटमेंट 2 है द न्यू आर मीन्स ऑफ अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंडेड एक्टिविटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, यानी कि संप्रेषण के नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तारित अंतःक्रियात्मक के विरुद्ध है। तो इसमें से हमको सही कथन देखना है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा सही कथन। तो सबसे पहले जो है क्या है, कथन 2 गलत है। कथन 2 जो है आपका, कथन सी नंबर जो है ये गलत होगा। कथन सी नंबर जो है आपका
गलत है। ये पूछ रहा है कि इसमें सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे बताया गया है कि आपका कि कथन 2 में गलत, इसलिए संचार के नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से विस्तारित के पक्ष में होता है, जबकि कथन 1 के अनुसार संचार के नए साधनों ने असीम संचार की विचारधारा को बढ़ावा दी है। इसलिए जो है संचार के नए साधन व्यक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। If the plane takes off from the strip B, then it is southbound. The plane did not take off from the airstrip B, therefore it is not southbound. Identify the formal fallacy in the above argument. यानी कि यहाँ बता रहा है कि यदि विमान बी हवाई पट्टी से उड़ान भरता है तो यह दक्षिणबद्ध है। विमान ने हवाई पट्टी बी से उड़ान भरी है, इसलिए दक्षिणबद्ध नहीं है। तो उपयुक्त युक्ति में आकारिक तर्क दोष की पहचान कीजिए। आकारिक तर्क दोष, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिणबद्ध है, विमान ने हवाई पट्टी बी से उड़ान नहीं भरी है, इसलिए दक्षिणबद्ध नहीं है। उपयुक्त युक्ति में आकारिक तर्क दोष की पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि आकारिक तर्क दोष। आप देख लीजिए दोस्तों कि आकारिक तर्क दोष क्या होता है। ये एक ऐसा निषेध होता है, एक तार्किक भ्रम होता है जो व्यक्ति के सशर्त कथन के विपरीत इनके निषेध से अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि इनकी हम ये कर सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है। अगर बारिश होती तो ज़मीन गीली होती, तो ये क्या आकारिक के अंतर्गत आता है। तो इसमें इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहला है बेवातार्क आधार वाक्य यानी एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस fallacy of our terms, चतुष्पद दोष, और affirming the consequent यानी फल वाक्य विधान, denying the antecedent हेतु वाक्य निषेध। तो इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हेतु वाक्य निषेध हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए एग्जाम में ये जो है पेपर 1 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्योंकि ये ना मार्क्स को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर इसको अच्छे से हम पढ़ ले तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। In the rationalistic view of communication, individuals exchange understanding for। संप्रेषण के विध्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी समझ का आदान प्रदान करते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचक का संचय, प्रमोशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, आत्माभिरुचि का संवर्धन, कम्युनिकेशन एंड फर्टर्निटी, सहभागिता और भाईचारा, लोगोसेंट्रिक प्रेजेंस यानी शब्द चिन्ह केंद्रीय उपस्थिति। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि संप्रेषण का जो है ना दृष्टिकोण वो व्यक्ति की सहभागिता और भाईचारे की समझ का आदान प्रदान करता है। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 6 नंबर। A social study teacher assigns an online collaborative learning project to her students on ancient civilization. The students are divided into groups of 4. One student finds difficulty in exploring relevant information online. What should be the most effective way the student need to adopt? यानी समाज विज्ञान की कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन सहयोगी अधिगम परियोजना पर काम सौंपती है। विद्यार्थियों को चार विद्यार्थियों के समूह विभाजित किया गया है। एक विद्यार्थी को संगत जानकारी को ऑनलाइन ढूंढने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी द्वारा अपनाए जाने वाला सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या होगा। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों कि क्या होगा। तो इसका जो है सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर, यानी कि पहला फर्स्ट नंबर है शिक्षक को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए कहना, जानकारी पाने के लिए केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहना, अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित स्रोतों की चर्चा करना। उसके बाद है परियोजना छोड़ देना, क्योंकि वह ऑनलाइन जानकारी
नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर होगा। राइट आंसर सी नंबर। क्यों राइट आंसर सी नंबर होगा कि प्रश्न के अनुसार छात्रों को अपने समूह के सदस्यों से सहायता लेने के लिए किन स्रोतों पर चर्चा करना चाहिए। तो ये क्या होगा, प्रभावी तरीका होगा। क्या, अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित स्रोतों की चर्चा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर है, फोटो वोल्टिक सेल आर मेड ऑफ प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। वोल्टीय सेल क्या होते हैं बताइए दोस्तों। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ओनली, केवल प्रकाश के अर्धचालकों से। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ओनली, केवल एन प्रकाश के अर्धचालकों से। सी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, संयुक्त रूप से पी और एन दोनों प्रकार के अर्धचालकों से। और डी नंबर है नाइदर पी नॉर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी पी और दोनों प्रकार के अर्धचालकों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर सी नंबर होगा कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप, यानी संयुक्त रूप से पी और एन जो है दोनों प्रकार के अर्धचालकों से। क्योंकि अर्धचालक से क्या होता है, इंसुलेटर की तुलना में बिजली का क्या होता है, बेहतर संचालन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट द मिडिल टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म ओनली, देयर बीइंग नो नेगेटिव इंस्टेंसेस ऑफ देयर एग्रीमेंट इन अब्सेंस। यानी कि निम्नलिखित में से किस युक्ति में मध्य पद सदैव केवल मुख्य पद से सकारात्मक रूप से संबंधित होता है, उनके अप्रस्तुतावन्य का कोई नकारात्मक दृष्टांत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग आंसर देखते हैं कि सभी गेय वस्तु अभिधेय है। बर्तन गेय वस्तु, इसलिए बर्तन अभिधेय है। किसी भी गैर अग्निमान वस्तु में धुआं नहीं होता है, इस पर जो है धुआं है, तो इसलिए यह पहाड़ी अग्निमान नहीं है। वे सभी वस्तुएं जिन्हें धुआं होता है उनमें से आग होती है, और इस पर पहाड़ी धुआं, इसलिए इस पर पहाड़ी आग है। जो नेक्स्ट जो है इसका, what is not different from other elements has no smell, the earth has smell, therefore earth is different from the other elements। तो ये जो अन्य तत्वों से अलग नहीं होती है उसमें कोई गंध नहीं है। पृथ्वी में गंध है, इसलिए पृथ्वी अन्य तत्वों से अलग है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसमें जो बता रहा है अप्रस्तुता का कोई नकारात्मक दृष्टांत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, आंसर नंबर ए। यानी सभी गेय वस्तुएं अभिधेय है। बर्तन गेय वस्तु है, इसलिए बर्तन जो है क्या है, अभिधेय है। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी ज्ञात वस्तुएं जो है क्या है, नाम जो इसका पता है कि सभी ज्ञात वस्तुएं का नाम मतलब एक योग्य एक बराबर है। बर्तन एक ज्ञात वस्तु है, इसलिए बर्तन नाम योग्य है, इसलिए हम इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स। निम्नलिखित में से किनका उपयोग आभासी वर्चुअल क्षेत्र भ्रमण के लिए किया जा सकता है। प्रेजी, कहूट, बर्सेला, फ्लिपग्रिड, सेकेंड लाइफ। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो क्या होगा, सी डी एंड ई, सी डी ई, सी एंड ई, सी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, या फिर आपका जो है ए बी ओनली। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी एंड ई। सी एंड ई जो है इसमें क्या है, सी और ई में ये आपका वर्सेला और सेकेंड लाइफ। वर्सेला और सेकेंड लाइफ का उपयोग क्या होता है, वर्चुअल फील्ड ट्रिप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द क्रिएशन ऑफ ए ट्रांसफरेबिलिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्वांटिटेटिव रिसर्च।
यानी कि गुणात्मक शोध में स्थानांतरणीयता का मानदंड मात्रात्मक शोध में निम्नलिखित किस मानदंड के समतुल्य है? तो बताइए दोस्तों, किसके समतुल्य है? पहला है आंतरिक वैधता, दूसरा है बाह्य वैधता, तीसरा है विश्वसनीयता और चौथा है वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक्सटर्नल एंड वैलिडिटी, बाह्य वैधता। अब इसका हम जान लेते हैं कि इसमें क्या बाह्य वैधता क्या होता है। बाह्य वैधता वह सीमा है जिस तक आप किसी अध्ययन के निष्कर्षों को अन्य स्थिति या लोगों में क्या करते हैं, सामान्यीकृत करते हैं। यानी कि एक नॉर्मल जनरली वे में हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। इसके बाद जो है आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। As a compared to quantitative researchers ले मोर एम्फेसिक और मात्रात्मक शोधकर्ता की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता निम्नलिखित में से किस अधिक बल देते हैं? इसका है ये दोस्तों ऐसे ही है, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक है, ठीक है। इसके बाद जो है आप बताइए, सबसे पहले क्या होगा, मेजरमेंट मापन, कार्य कारणता, संदर्भ और जनरलाइजेशन। इसका राइट आंसर बताइए कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता निम्नलिखित में से अधिक बल देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता के संदर्भ पर अधिक जोर देते हैं। कोई भी जो है गुणात्मक को ज़्यादा जो है, दो विधि हैं, एक गुणात्मक अनुसंधान, एक मात्रात्मक अनुसंधान है, लेकिन जो है मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक का ज़्यादा वैल्यू होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मैच कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। तो पहला में इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स है, यानी कि इंटरनेट से संबंधित टर्म्स दिया गया है, और दूसरा में है कॉन्टेक्स्ट दिया है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है सर्विस ऑफ इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, सर्विस ऑफ इंटरनेट, इसको बताइए। उसके बाद है वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, सॉफ्टवेयर, वेब सर्च इंजन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्विस ऑफ इंटरनेट। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 4 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब, सर्विस ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके द्वारा जो है हम एड्रेस, ये है एक प्रकार का जो कि हम इंटरनेट हर जगह जो अवेलेबल है ये इसी एड्रेस से चलता है, यानी कि ये एक साइट है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बिना हम कुछ भी इंटरनेट नहीं देख सकते हैं। उसके बाद बी का 1 है वेब ब्राउज़र, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये ब्राउज़र है। और उसके बाद सी का सेकेंड नंबर है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी ईमेल कंटेंट जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। उसके बाद आपका डी का थर्ड नंबर है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द राम मारुति रिव्यू कमेटी रिकमेंडेड द एडमिशन टू हायर एजुकेशन मस्ट बी, यानी कि राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि उच्चतर शिक्षा में प्रवेश होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि उच्चतर शिक्षा में क्या होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए, यूनिवर्सल, आरक्षण आधारित, चयनात्मक और भुगतान मुक्त। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिलेक्टिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्टिव, यानी कि चयनात्मक होगा, क्योंकि राममूर्ति समिति ने सिफारिश की थी कि उस शिक्षा में प्रवेश चयनात्मक होना चाहिए। ये जो शिक्षा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया है। यानी कि ये भी याद रखिएगा कि कब, तो 1990 में, कितने, 1990 में राममूर्ति का गठन किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following according to the Aristo will contribute to communication is credibility? इसका जो है अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करेंगे? वैयक्तिक प्रतीति, अनूठा वैचित्र, शब्दाव, विश्वसनीयता और बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि अरस्तु के अनुसार कौन से संप्रेषण में ज़्यादा हम विश्वसनीयता का पाठ करेंगे, यानी कि ज़्यादा वृद्धि करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। इसका हो जाएगा गुडविल। गुडविल जो है ये इसका गुडविल जो है यहाँ पे होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा CDE और ई, ये तीनों चीज़ होगा। सद्भाव, उसके बाद विश्वसनीयता, उसके बाद बुद्धिमत्ता, यानी तीनों चीज़ जो है आपका किस में, अरस्तु के संप्रेषण विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस What is the correct sequence of processes involved in particle removal from largest to smallest in wastewater treatment? यानी अपशिष्ट जल शोधन में बृहत्तम से लघुत्तम की ओर कणों को हटाने के प्रक्रमों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताइए दोस्तों। और साधन, उन्नन, स्क्रीनिंग क्या है करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। करेक्ट आंसर ए नंबर। सबसे पहले सी होगा 1, उसके बाद ए नंबर 2 होगा इसका, और साधन, और थर्ड नंबर हो जाएगा उन्नन, यानी 3 नंबर। तो यानी कि अपशिष्ट जल शोधन में बृहत्तम से लघुत्तम की ओर क्या होता है? सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद अवसाधन होता है, उसके बाद उन्नन होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, I admit that there are people for whom even the existence of God is big question. My answer is that I do not address them, but that I presuppose a minimum of reason in my reader. Identify the informal fallacy committed in the above statement. मैं यह मानता हूँ कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ईश्वर का अस्तित्व ही बड़ा प्रश्न है। मेरा उत्तर यह है कि मैं उनको संबंधित नहीं करता हूँ, किंतु मैं अपने पाठकों में न्यूनतम तर्क की अपेक्षा रखता हूँ। उपयुक्त कथन में अनारिका तर्क दोष की पहचान कीजिए, यानी कि यहाँ पे अनारिका तर्क दोष की पहचान कीजिए। तो अनारिका क्या होता है? सबसे पहले हम देख ले क्वेश्चन पर, इसका ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो फिस्तनिक ढलान, आत्माश्रय दोष, स्ट्रामैन और छल प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्ट्रॉमैन। यहाँ पे स्ट्रॉमैन क्या है? अनाकारिक तर्क दोष है। अब अनाकारिक तर्क दोष क्या होता है कि सबसे अधिक संभव दृष्टिकोण को अपनाते एक निश्चित प्रकार की इसकी क्या होती है, कार्य नीति को अस्वीकार कर दिया जाता है और प्रतिनिधि स्थिति को प्रस्तुत करके कुछ देश के खिलाफ के लिए बहस करने की तरीका है, जो आसानी से क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी यहाँ पे जो है बोलने के बजाय किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, जो प्रतीत होता है वही मुद्दा है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इन कंडक्टिंग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिक्स वुड बी यूज्ड? एक मार्गीय प्रसरण विश्लेषण में निम्नलिखित में से परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? ZXTF। बताइए दोस्तों, ZXTF। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ नंबर, डी नंबर। ये डी नंबर एफ जो है ये एक मार्गीय प्रसरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर सजेशंस ऑफ कोठारी कमीशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन? यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव थे?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बंद किया जाना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, शिक्षण अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालय को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व और उसके अंतर विश्वविद्यालय परिषद का विस्तार ना करना। तो आप इसका विकल्प देख लें दोस्तों, ABC, BCD, CDE, BDE। तो क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या है कि विश्वविद्यालय कोठारी आयोग के सुझाव क्या हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा BCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा BCD, यानी कि BCD क्या होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन। उसके बाद है शिक्षण और अनुसंधान के सुधार के विश्वविद्यालय को अधिक स्वायत्त प्रदान करना, ये। और D नंबर, विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों की प्रतिनिधित्व, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, BCD। और इसका जो है कोठारी जो है कोठारी आयोग का जो है भारतीय शिक्षा में क्या हुआ, 1966 को अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार की कई सिफारिशें हुआ था। 1964 में इसको नियुक्त किया गया था, यानी कि कोठारी अनुदान आयोग को। यहाँ विश्वविद्यालय जो है कोठारी आयोग के सुझाव थे 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सैडलर कमीशन रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज 17 से 17-19। इन सैडलर आयोग ने 17-17-19 ने भारतीय विश्वविद्यालय में स्थापना की सिफारिश की थी। सीनेट, कोर्ट, परामर्श केंद्रों, शिकायत प्रकोष्ठों। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। इसका राइट आंसर होगा B नंबर, द कोर्ट होगा। यानी कि सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई भारत सरकार द्वारा, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में निरीक्षण और सूचित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, और ये सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप ऐसे ही 20 क्वेश्चनों का अगर देखते हैं तो ये बहुत ही एक मायने रखता, महत्व रखता है स्कोरिंग करने के लिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रमाणिक मूल्यांकन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन प्रमाणिक मूल्यांकन के उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट्स। तो श्रेणीकर ग्रेडिंग होगा, विद्यार्थी का स्व मूल्यांकन होगा, पोर्टफोलियो होगा, या प्रदर्शनियाँ होगा। क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B एंड C। B और C दोनों होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा B और C, B एंड C, यानी कि विद्यार्थी का स्व मूल्यांकन और पोर्टफोलियो, यानी छात्रों के स्व मूल्यांकन पोर्टफोलियो में प्रदर्शनी प्रमाणिक मूल्यांकन के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ कि आपको समझ में आए, और ये जो है आप एक प्रैक्टिस बना लेंगे तो आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे और स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है आज के कंपटीशन में। कंपटीशन बहुत टफ है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 20 क्वेश्चन का किए हैं। आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और बताइए कि क्या मैं ये इस टाइप के क्वेश्चन अगेन लाऊं, और जैसा होगा आप बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।